नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित, आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 का महापर्व चल रहा है और 4 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं और 5वें चरण के मतदान 20 मई को होने वाले हैं और 5वें चरण में ही उत्तर प्रदेश की केसरगंज सीट पर मतदान होने वाले हैं। और हम आपको बता दें, इस बार ये सीट बेहद कीमती बताई जा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे को टिकट दे दिया है। और चर्चाएं ये भी हो गई है कि आखिरकार अब संघमित्रा मौर्य और अपर्णा यादव का क्या होगा, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा देखिए हित में उनके काम कर रहे, लेकिन बीजेपी ने इस बार उनको मौका नहीं दिया। तो ऐसे में ये चर्चाएं तेज हो गई और कयास लगाई जा रही हैं कि दोनों महिलाएं मिलकर कहीं केसरगंज सीट पर भारतीय जनता पार्टी का खेल न बिगाड़ दें और सपा को अपना समर्थन न कर दें। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी शुरुआत से ये बात चाहती है कि ये दोनों महिलाएं हमारी पार्टी में शामिल हो जाएं और अगर ये दोनों जाकर समाजवादी पार्टी का इस सीट से समर्थन करती हैं तो कहीं ना कहीं जो महिला वोट बैंक है वो ज्यादा समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव करता नजर आएगा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है माही, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल आपसे यही लेना चाहूंगा कि अगर अपर्णा यादव और संघमित्रा मौर्य एक साथ समाजवादी पार्टी को समर्थन करती नजर आती है केसरगंज सीट पर, तो क्या समीकरण हो सकता है, कितना फायदा यहाँ पर अखिलेश यादव उठाते नजर आ सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए उनको जाहिर तौर पर अगर दोनों लेडीज एक साथ आती हैं और जिस तरीके से ये एक दमदार तरीके से अपनी बात रखती हैं, चाहे अपर्णा यादव की बात कर लीजिए, संघमित्रा मौर्य भी अपने क्षेत्र में सांसद रह चुकी हैं, तो ऐसे में ये बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है केसरगंज सीट पे। और खासकर अगर महिला वोट बैंक की बात करेंगे तो वहां पर सेंधमारी भी होते हुए नजर आएगी। वहीं अगर पूरा समीकरण देखा जाए, ब्रजभूषण शरण सिंह का जब से आरोप उनके ऊपर तय हुए हैं तब से ये माना जा रहा है कि उनके वोट बैंक में कहीं ना कहीं कुछ बढ़ोतरी नहीं देखने वाली है, बल्कि कहीं ना कहीं कुछ कमी देखने को मिल सकती है। और जब से आपने देखा होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह योगी के ऊपर हमलावर है, तो ऐसे में ये भी बात निकल कर आ रही है कि वहां पर जो राजपूत जो वोट बैंक है वो और भी ज्यादा नाराज होता हुआ नजर आया। और उनके परिवार में भी कहीं ना कहीं अंतरकला देखी जा रही है तनुज, कि जिस तरीके से ब्रजभूषण ने उनको योगी को साइडलाइन कर दिया, उनके बेटे उनसे मिलने गए, तो जाहिर तौर पर अगर अपर्णा यादव और संघमित्रा मैदान में उतर जाती हैं तो ये पूरा खुले तरीके से कहीं ना कहीं ब्रजभूषण का सुपड़ा केसरगंज सीट से साफ होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, यहाँ से सुपड़ा देखिए साफ होता नजर आ सकता है। वहीं आपको दर्शकों में बता दूं, अगर पहले चर्चाएं हो रही थी वहीं की अपर्णा यादव को इस सीट से भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर बिल्कुल एंड टाइम पर देखिए, जिस दिन नामांकन की आखिरी तारीख थी उससे ठीक एक दिन पहले तकरीबन दोपहर के 2 बजे अनाउंसमेंट होती है, ब्रजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। उसके बाद अपर्णा यादव शांत नजर आती है, लेकिन अगर बीजेपी यहां से अपर्णा यादव को उतारती तो क्या समाजवादी पार्टी के वोट काटने में अपर्णा यादव यहां पर कामयाब होती नजर आती? जी बिल्कुल, इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है। आप देखेंगे जब मैनपुरी सीट पर बात चल रही थी तो अपर्णा यादव क्यों नहीं मैदान में उतरी? उनको पता था कि अगर वो मैदान में डिंपल यादव के खिलाफ उतर जाएंगी तो कहीं ना कहीं वोट बैंक में सेंधमारी होगी और वो अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। लेकिन यही बात फिर यहाँ केसरगंज से भी निकल कर आती। अगर वो मैदान में होती तो पूरा समीकरण बदलता हुआ नजर आता और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भारी मात्रा में भी मतलब उनका जो वोट बैंक है वो छिटकता हुआ नजर आता। क्योंकि एक तो आप देखेंगे पीएम फेस, जिस पर इस बार के जो लोकसभा चुनाव में मतदान हो रहे हैं, ऊपर से अपर्णा यादव और सामने अगर अखिलेश यादव होते तो सोचिए ये जो पूरा समीकरण बनता वो बेहद दिलचस्प हो जाता और कहीं ना कहीं ये पूरा मामला वो भाजपा के खेमे में जाता हुआ दिखाई देता। ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर जिस तरीके से ये पूरा रायता फैला हुआ है एक तरीके से कह लीजिए, लेकिन अपर्णा यादव उस सीट पर उतरती तो कहीं ना कहीं वो बहुत सेफ सीट हो जाती और ब्रजभूषण शरण सिंह अगर अपर्णा यादव को सपोर्ट करते तो दोनों तरीके से आप देखिए, अपर्णा यादव का एक जो वर्चस्व है उसका फायदा मिलता, ब्रजभूषण शरण सिंह उनको अगर सपोर्ट कर देते तो उसका फायदा मिलता, प्लस पीएम जो फेस है उसको लेकर जो वोट पड़ रहे हैं उसका भी फायदा मिलता हुआ नजर आता। और सपा को तो बेहद झटका देखने को मिल सकता था और वहां पर सपा बेहद कम वोट से जीत क्या वो बहुत पीछे रह जाते मैदान में। वाकई में यहाँ पर अगर कुछ ऐसा भारतीय जनता पार्टी करती नजर आती है, अगर किसी महिला लीडर को यहाँ से उतारती, बात आप अपर्णा यादव की कर लीजिए, बात आप संघमित्रा मौर्य कर
लीजिए तो कहीं ना कहीं बीजेपी ज्यादा वोट साधने में कामयाब होती। लेकिन देखिए दर्शकों, इस बात को भी नहीं झुठलाया जा सकता कि आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह का उस सीट से देखिए दबदबा तो है, क्योंकि अगर 2014 और 2019 के वोटों में अंतर देखा जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह का वोट बैंक बढ़ा है। 2019 में जो वोट बैंक है तकरीबन 2 लाख वोट उनका बढ़ गया। ऐसे में चर्चाएं तो ये है कि इस बार वोट उनको नहीं मिलने वाला। हालांकि जीत भले ही वो दर्ज कर ले, लेकिन कांटे की टक्कर बताई जा रही है। लेकिन अगर ऐसे में वहां से ये महिलाएं लेडी जाकर जो उनको समर्थन कर देती हैं तो बहुत मजबूती के साथ यहाँ से समाजवादी पार्टी आसानी के साथ जीत दर्ज करती नजर आ सकती है। लेकिन यहाँ पर बात थोड़ी सी संघमित्रा मौर्य की भी कर ली जाए तो संघमित्रा मौर्य के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी करती नजर आई, बदायूं से मौजूदा सांसद है लेकिन उसके बावजूद भी उनका टिकट काट दिया। तो ऐसा इस बार भारतीय जनता पार्टी ने क्यों करा? क्योंकि बदायूं की जनता तो चाहती थी कि संघमित्रा मौर्य यहाँ से दोबारा चुनाव लड़े। तो बीजेपी पार्टी इस बार थोड़ा सा आपको कंफ्यूज नजर नहीं आ रही? नहीं, देखिए इसमें तनुज अगर देखा जाए तो बीजेपी इस बार जितना ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हुए नजर आई है, तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी कंफ्यूजन की। हाँ, वो नए ट्रायल के तौर पर आपने देखा, जब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, वो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके, लेकिन मोहन यादव को बिठा दिया गया पद पे और सब कुछ सही चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी नए नए चेहरों को मौका दे रही है और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जिस तरीके से विवादित चेहरों को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में दूर रखा, तो वो भी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है संघमित्रा मौर्य को टिकट ना देने की। और आप देखेंगे संघमित्रा मौर्य ने कोई ऐसा बयान तो नहीं दिया था, लेकिन जो उनकी पर्सनल लाइफ की एक जो छवि थी कहीं ना कहीं वो धूमिल करते हुए नजर आ रही थी भारतीय जनता पार्टी की इमेज को, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको साइडलाइन कर दिया। आप देखेंगे रायबरेली से वरुण गांधी की क्या गलती थी? वो तो भारतीय जनता पार्टी में अच्छा कर रहे थे, सांसद भी थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, मेनका गांधी को टिकट दिया गया लेकिन उनका टिकट काट दिया गया। तो ऐसे में आप रमेश बिधूड़ी की बात कर लीजिए, साध्वी प्रज्ञा की बात कर लीजिए, तो ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से स्ट्रैटेजी बना के चल रही है, कहीं ना कहीं वो डर का माहौल नहीं है, वो इसलिए कि अपने पार्टी में वो ट्रांसपेरेंसी रखना चाहती है, उनको जनता का विश्वास जीतना है, नए नए लोगों को, जो और भी लोग हैं उनको मौका देना चाहती है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाता है अपर्णा यादव का कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको इतने समय से क्यों बैठा के रखा है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर अपर्णा यादव की अगर बात कर लिया जाए तो वहां पर भी हो सकता है आने वाले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में या राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उनको बड़ा मौका दे सकती है। इस बार के लोकसभा चुनाव में अपर्णा यादव फिट नहीं बैठ रही थी, जिसकी वजह से अभी उनको कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है। वाकई में अभी देखिए कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है, लेकिन जैसे कि आपने बात रखी 2027 के विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा खेल यहाँ पर हो सकता है। तो आपसे आखिरी सवाल मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा और चाहूंगा कि कम शब्दों में इसका जवाब मुझे मिले। देखिए अगर बात देखी जाए तो 2027 में अभी देखिए समय है काफी, तो क्या आपको लगता है कि इस बीच के समय में यहाँ पर ये दोनों ही महिलाएं कोई बड़ा खेल करती नजर आएंगी और 2027 में भारतीय जनता पार्टी इन पर भरोसा जताती है, या फिर ये तब तो उनकी देखिए पूरी मजबूरी बन जाएगी पार्टी को छोड़ना और जाकर समाजवादी पार्टी या फिर दूसरी पार्टी का दामन थामना? तब स्थिति यहाँ पर नजर आती है। देखिए तनुज, यहाँ पर कोई मजबूरी नहीं बनेगी। अगर ये लोग किसी और पार्टी में शामिल हो जाती हैं, चाहे मायावती के साथ चली जाती हैं, चाहे सपा के साथ शामिल हो जाती हैं, तो हो सकता है कि इनका कुछ पार्टी में अलग करती हुई नजर आए। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के अगर इनमें उनकी पार्टी में रहना है तो कहीं ना कहीं उनको पार्टी के हिसाब से चलना पड़ेगा। जब उनको जिम्मेदारी मिलेगी तब मिलेगी। अभी इस तरीके की कोई बात निकल कर नहीं सामने आई और ये लोग भी जिस तरीके से अभी इन्होंने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। अपर्णा यादव हमेशा से यही बात कहती हुई नजर आई कि वो पार्टी में खुश है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनको रखना चाहती है वो रख रही है, यही बात वो हमेशा कहती है। जी वाकई में अब देखते हैं कि आखिरकार क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश की केसरगंज सीट पर। आखिरकार इस सीट से किसकी जीत दर्ज होती है? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह का छोटा बेटा करण भूषण इस सीट से जीत दर्ज कर पाएगा या फिर समाजवादी पार्टी इस सीट पर अपनी साइकिल चलाती हुई नजर आएगी? हालांकि मैदान में देखिए बहुजन समाज पार्टी भी, लेकिन उसकी स्थिति उत्तर प्रदेश में किसी से छिपती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन कांटे की टक्कर यहाँ पर कमल और साइकिल के बीच में देखने को मिल रही है। खैर, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।